हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 0 to 1 का चैप्टर 8 जिसका नाम है रहस्य, मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे प्रसिद्ध और परिचित माने जाने वाले विचार और उपाय कभी अज्ञात और अकल्पित थे। मिसाल के लिए एक त्रिकोण की तीनों रेखाओं के बीच का गणित संबंध एक सहस्राब्दी तक रहस्य रहा। पाइथागोरस को इसे खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। यदि आप पाइथागोरस की अगली नई खोज के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके विचित्र शाकाहारी संप्रदाय का हिस्सा बनना ही उसे सीखने का सबसे श्रेष्ठ उपाय था। आज उनकी ज्योमिति एक परंपरा बन गई है, एक सरल सत्य जिसे हम ग्रेड स्कूलों में पढ़ाते हैं। एक पारंपरिक सत्य महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए गणित सीखना अनिवार्य है, परंतु यह आपके ज्ञान को धार नहीं देगा। यह कोई रहस्य नहीं है। आपको हमारा निवेश से जुड़ा विरोधाभासी प्रश्न याद है? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिसके लिए बहुत कम लोग आपसे सहमत होंगे? अगर हम पहले ही प्राकृतिक जगत को इतना समझ चुके हैं जितना हम कभी समझ सकेंगे, यदि वर्तमान के सभी पारंपरिक विचार पहले ही प्रबुद्ध हैं और हर एक चीज पहले ही पूरी हो चुकी है, फिर कोई अच्छे उत्तर नहीं हो सकते। विरोधाभासी सोच तब तक किसी काम की नहीं जब तक संसार के अभी रहस्य शेष हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अभी बहुत सी बातें नहीं समझ सके, परंतु इनमें से कुछ चीजों का पता लगाना असंभव है। रहस्यों के बजाय रहस्यमयता को नहीं जान सकते। मिसाल के लिए स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रह्मांड की भौतिकी को एक अमेय वस्तुओं के रूप में संपादित होते हुए दर्शाया गया है, जिसे स्ट्रिंग्स कहते हैं। क्या स्ट्रिंग थ्योरी सच है या फिर यह कोई असंभव रहस्य है? यही अंतर मायने रखता है। आप कठिन चीजों को हासिल कर सकते हैं, परंतु असंभव चीजें हासिल नहीं की जा सकती। आपको हमारे निवेश विरोधाभासी प्रश्न का व्यावसायिक संस्करण याद है? ऐसी कौन सी अनमोल कंपनी है जो कोई नहीं बना रहा? हर सही उत्तर अनिवार्य रूप से एक रहस्य होगा, कुछ महत्वपूर्ण परंतु अज्ञात, थोड़ा कठिन किंतु करने योग्य। अगर इस संसार में बहुत से रहस्य शेष है तो हो सकता है कि अभी संसार को बदल देने वाली कंपनियों का आरंभ होना शेष हो। यह अध्याय आपको रहस्यों के बारे में विचार करने और उन्हें खोजने में सहायक होगा। लोग रहस्यों की खोज क्यों नहीं कर रहे हैं? अधिकतर लोग इसी तरह पेश आते हैं मानो खोजने के लिए कोई रहस्य शेष नहीं रहे। इस नजरिए के घनघोर प्रतिनिधि की बात करें तो डेड कास्त्री का नाम ले सकते हैं, जिसे सभी यूनिवर्स के नाम से जानते थे। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली था और 16 साल की आयु में हार्वर्ड में दाखिला लिया। उसने गणित में पीएचडी की और यूसी बर्कले में प्रोफेसर के पद पर काम करने लगा, परंतु आपने उसके बारे में केवल तभी सुना जब उसने प्रोफेसरों, तकनीशियनों और पेशेवर लोगों के खिलाफ पाइप बमों की मदद से 17 वर्षीय आतंक अभियान चलाया। 1995 के अंत में अधिकारी नहीं जानते थे कि यूनाम्बर कौन था और कहाँ था। केवल 35,000 शब्दों का मैनिफेस्टो ही सबसे बड़ा सुराग था जिसे काजिस्की ने लिखा था और बिना किसी नाम पते के प्रेस को मेल कर दिया था। एफबीआई ने कुछ प्रमुख अखबारों ने कहा कि उसे छापा जाए ताकि मामले की तह तक जाने की मदद मिले। तरीका कारगर रहा। काजिस्की के भाई ने उसकी लेखन शैली पहचान ली और उसके बारे में बताया। आप उपेक्षा कर सकते हैं कि उस लेखन में अवश्य ही कुछ दीवानगी झलकती होगी, परंतु वह असहज रूप से ठोस था। काजिस्की ने दावा किया था कि हर मनुष्य के पास प्रसन्न रहने के लिए ऐसे लक्ष्य होने चाहिए जिन्हें पाने के लिए प्रयत्न करना पड़े और उसे उन लक्ष्यों में से कम किसी एक में तो सफलता प्राप्त करनी ही चाहिए। उसने मनुष्य के लक्ष्यों को 3 समूह में विभाजित किया। पहला, ऐसे लक्ष्य जो कम से कम प्रयत्नों से पूरे हो सके। दूसरा, ऐसे लक्ष्य जो गंभीर प्रयत्नों से पूरे हो सके। तीसरा, ऐसे लक्ष्य जो पूरे नहीं हो सकते भले ही कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। यही सरल, कठिन और असंभव की क्लासिक व्याख्या है। काजिस्की का तर्क था कि आधुनिक लोग इसे अवसादग्रस्त है क्योंकि संसार की सभी कठिन समस्याओं का हल किया जा सकता है। केवल सरल या असंभव समस्याएं ही बची हैं और उन
कर उन पर कामों को करने में संतोष नहीं मिलता। आइंस्टाइन भी नहीं कर सके। इस तरह काजश्री का कहना था कि सभी मौजूदा संस्थानों को नष्ट करके सारी तकनीक से छुटकारा पा लेना चाहिए और लोगों को नए सिरे से कठिन समस्याओं पर काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। काजश्री के तरीके भले ही दीवानगी से भरे थे, परंतु उसका तकनीकी मोर्चों के प्रति अविश्वास हमारे चारों ओर दिखता है। शहरी हिप्पीवाद के छोटे परंतु साफ तौर पर दिखने वाले हॉलमार्क्स पर गौर करें। फॉक्स विटेज फोटोग्राफी, साइकिल के हैंडल जैसी मूछें और विनाइल रिकॉर्ड वेलियर वगैरह उस आरंभिक दौर का परिचय देते हैं जब लोग भविष्य के लिए आशावान थे। अगर सब कुछ किए जाने योग्य किया जा चुका होता तो हो सकता है कि आप भी उपलब्धि से दूर हो चुके हुए। केवल आतंकवादी या हिपस्टर्स ही नहीं, बल्कि सभी रूढ़िवादी ऐसे ही सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, धार्मिक रूढ़िवादी कठोर प्रश्नों के लिए कोई मध्यम वर्ग नहीं छोड़ते। ये सरल सत्य है। उम्मीद की जाती है कि सभी इन्हें माने और इसके बाद ईश्वर के गूढ़ रहस्य आते हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके बीच में कठिन सत्य आते हैं। पर्यावरणवाद के आधुनिक धर्म में सबसे सरल सत्य यह है कि हम सबको पर्यावरण को बचाना है। इसके अलावा प्रकृति माता सबसे बेहतर जानती हैं और उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुक्त विक्रेता भी इसी तर्क को मानते हैं। चीजों को मोल बाजार तय करता है। एक बच्चा भी स्टॉक का वितरण देख सकता है, परंतु इन दामों का मूल्य सही है या नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। बाजार इतना ज्यादा जानता है जितना आपने कभी नहीं जाना होगा। हमारा समाज यही क्यों मानने लगा है कि कोई कठोर राह से बचे ही नहीं है। यह सब भूगोल के साथ आरंभ हुआ होगा। अब नक्शे पर कोई खाली जगह नहीं बची। अगर आप 18वीं सदी में पैदा हुए होते तो भी आपके पास जाने के लिए कई नई जगहें होती। विदेशी रोमांच की खबरें सुनकर आप स्वयं एक खोजी बन सकते हैं। यह सब 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ तक सच था। उसके बाद नेशनल जियोग्राफिक ने हर पश्चिमी वासी को धरती की सबसे दुर्लभ और उन नई जगहों के भी चित्र दिखाने आरंभ कर दिए जो तब तक किसी ने नहीं देखे थे। आज अन्वेषण केवल इतिहास की पुस्तकों और बच्चों की कहानियों में पाए जाते हैं। जिस तरह माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे समुद्री डाकू या सुल्तान बने, उसी तरह वे उन्हें किसी खोजी के रूप में भी नहीं देखना चाहते। हो सकता है कि अमेज़न में कुछ ऐसे काबिले हों जो किसी के संपर्क में नहीं हैं, और हम जानते हैं कि सागर की गहराइयों में आखिरी धरती संबंधी मोर्चे के अंश बाकी है, परंतु अब अज्ञात पहुंच से उतना ही दूर लगने लगा है जितना पहले कभी नहीं था। भौतिक मोर्चे पाए जा चुके हैं। इस प्राकृतिक तथ्य के अलावा 4 सामाजिक चलन रहस्य से जुड़े हमारे विश्वास को जड़ों से उखेड़ने की साजिश में है। पहला है क्रमिकवाद। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि किसी भी काम को करने का तरीका यही है कि आप धीरे धीरे एक दिन और एक एक स्तर पर उस काम को पूरा करें। यही उसे करने का सही तरीका है। यदि आपने आवश्यकता से अधिक किया और अंत में ऐसा कुछ सीखा जो आपके लिए नहीं था, तो आपको उसका कोई श्रेय नहीं मिलेगा, परंतु आपसे जो करने को कहा गया है उसे पूरा करने पर आपने दोस्तों से थोड़ा सा बेहतर बदले में आपको एक ए मिल सकता है। यही प्रक्रिया पूरे कार्यकाल में साथ चलती है। यही कारण है कि शिक्षाविद कुछ नया करने के बजाय गोल्ड प्रकाशनों को भी भारी संख्या में दोबारा सामने लाते रहते हैं। दूसरा है जोखिम से बचाव। लोग रहस्यों से भयभीत रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें कोई गलत साबित ना कर दे। परिभाषा के अनुसार एक रहस्य की मुख्य धारा के अनुसार जांच नहीं होती। अगर आपका लक्ष्य है कि आपसे जीवन में कभी भूल ना हो, तो आपको अपना जीवन किसी ऐसे काम के लिए समर्पित करना है जिस पर कोई विश्वास ना कर रहा हो। वह अपने आप में ही कठिन होता है। अकेले और गलत होने की संभावना असहनीय हो सकती है। तीसरा है आत्मसंतोष। सामाजिक वर्ग के पास नई सोच को प्रकट करने की आज़ादी और योग्यता दोनों है, परंतु वे रहस्यों में कम से कम विश्वास रखते हैं। यदि आप आराम से उन सभी चीज़ों के लिए भाड़ा ले सकते हैं जो पहले से मौजूद हैं, तो किसी नए रहस्य की खोज करने की आवश्यकता ही क्या है। हर बार टॉप लॉ स्कूलों के डीन और बिजनेस स्कूल हर नई कक्षा का स्वागत एक ही संदेश से करते हैं: आपने इस प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया है, आपकी चिंताओं का अंत हो गया है, आप नए जीवन में प्रवेश के लिए तैयार हैं। परंतु यह उस तरह की चीज है जो केवल तभी सच होगी जब आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे।
चौथा है समतल होना। वैश्वीकरण के कारण लोगों को सारा संसार एक समान और उच्च रूप से प्रतिस्पर्धी बाजार की तरह दिखने लगा है। यह संसार फ्लैट है। यदि इस मान्यता पर ध्यान दे तो जो भी कोई रहस्य को खोजने की इच्छा रखता होगा तो वह पहले स्वयं से पूछेगा। यदि कुछ नया खोजना असंभव है तो चतुर और कहीं अधिक रचनात्मक लोगों के बेनाम वैश्विक प्रतिभा के सागर में से किसी ने पहले से ही खोज नहीं लिया होगा। इस तरह का संदेहात्मक स्वर लोगों को दुनिया के रहस्य की ओर देखने तक नहीं देता, जिनका संसार इतना बड़ा है कि उसमें एक व्यक्ति के अनूठा होने पर भी नहीं दिखेगा। या इन प्रवृत्तियों के वर्णन का आशावादी तरीका है। आज आप कोई संप्रदाय नहीं चला सकते। 40 वर्ष पूर्व लोग इस विचार को मानते थे कि सारा ज्ञान सबके बीच ज्ञात नहीं था। साम्यवादी दल से लेकर हरे कृष्णा तक भारी संख्या में लोग मानते थे कि वे किसी प्रबुद्ध आंदोलन के नेता का अनुसरण करेंगे जो उन्हें राह दिखाएगा। आज बहुत कम लोग अपरंपरागत विचारों को गंभीरता से लेते हैं और प्रमुख धारा इसे प्रगति का सूचक मानती है। हम इस बात से प्रसन्न हो सकते हैं कि अब दीवानगी से भरे संप्रदायों की संख्या घटी है, परंतु फिर भी इसे पाने के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमने उन रहस्यों के लिए कौतुक भाव त्याग दिया है जिनकी खोज करना अभी शेष है। परंपरा के अनुसार संसार। यदि आप रहस्यों में विश्वास नहीं रखते तो आपको संसार को कैसे देखना है? आपको यह मानना ही होगा कि हम पहले ही सारे महान प्रश्नों का हल कर चुके हैं। यदि आज की प्रथाएं उचित हैं तो हम आत्मसंतोष के साथ जी सकते हैं कि संसार में सब कुछ अपनी जगह ठिकाने पर है और ईश्वर अपने स्वर्ग में है। मिसाल के लिए एक ऐसा संसार जिसमें कोई रहस्य ना हो, उसमें न्याय के लिए पूरी समझ होगी। हर अन्याय में अनिवार्य रूप से एक नैतिक सत्य शामिल होता है जिसे बहुत कम लोग ही सबसे पहले समझ पाते हैं। एक प्रजातांत्रिक समाज में एक अनुपयुक्त अभ्यास तभी जारी रहता है जब अधिकतर लोग उसे अन्याय नहीं मानते। पहल बहुत कम दस्तावेज़ी या जानते थे कि गुलामी एक बुराई थी। वह नजरिया उचित रूप से पारंपरिक बना, परंतु 19वीं सदी के आरंभ तक यह एक रहस्य ही था। आज के समाज में कोई रहस्य शेष नहीं रहे। यह कहना कुछ ऐसे ही होगा मानो हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसमें कोई छिपा हुआ अन्याय नहीं है। इकोनॉमिक्स में रहस्यों के लिए अविश्वास प्रभावी बाजारों में आस्था की ओर ले जाता है, परंतु वित्तीय बुलबुलों का अस्तित्व दिखाता है कि बाजार भी असाधारण रूप से अप्रभावी हो सकते हैं। जितना अधिक लोग इनकी में विश्वास रखते हैं, बुलबुला उतना ही बड़ा हो जाता है। 1999 में कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि इंटरनेट आर्थिक रूप से अधिमूल्य था। ऐसा ही 2005 में हाउसिंग के साथ हुआ। फ्रेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पान को स्थानीय बाजारों में महत्वहीन योजना के कुछ संकेतों को मान्यता देनी पड़ी, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि मकानों की कीमतों में यह बुलबुला पूरे देश के लिए कुल मिलाकर उपयुक्त नहीं लग रहा है। बाजार में सारी ज्ञात सूचना उपलब्ध थी जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। फिर पूरे देश में मकानों की कीमतें नीचे आईं और 2008 के वित्तीय संकट में लगभग 10 खरब आर्थिक रूप से नष्ट हो गए। भविष्य में ऐसे अनेक रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें अर्थशास्त्री केवल अनदेखा करके औछल नहीं कर सकते। जब कोई कंपनी रहस्यों में विश्वास करना बंद कर देती है तो क्या होता है? ह्यूलेट पैकर्ड की खेदजनक गिरावट सावधान करती है। 1919 में कंपनी का मूल्य $9 बिलियन था। फिर आविष्कारों का दशक आया। 1991 में HP ने दुनिया का पहला वहन करने योग्य रंगीन प्रिंटर डेस्कजेट 500C रिलीज किया। 1993 में इसने दुनिया के सुपर पोर्टफोलियो लैपटॉप्स में से एक अमोनी बुक लैपटॉप लॉन्च किया। अगले ही वर्ष HP ने दुनिया का पहला ऑल इन वन प्रिंटर फैक्स कॉपियर द ऑफिस जेट रिलीज किया। इस उत्पाद विस्तार के कारण 2000 में कंपनी का मूल्य $135 बिलियन तक आ गया। परंतु 1999 के अंत के आसपास जब HP ने इन्वेंट के लिए अनिवार्य नया ब्रांडिंग अभियान चालू किया तो इसने चीज़ों का आविष्कार करना बंद कर दिया। 2001 में कंपनी ने HP सेवाओं को लॉन्च किया जो एक आलीशान सलाह और सहयोग देने वाली शॉप थी। 2002 में HP का कॉम्पैक्ट के साथ विलय हो गया क्योंकि यह नहीं जानती थी कि इसके सिवा उसे और क्या करना है। 2005 तक कंपनी की बाजार क्षमता $70 बिलियन हो गई, जो कि 5 वर्ष पूर्व की क्षमता से लगभग आधी थी।
एचपी का बोर्ड असामान्य रूप से कार्य कर रहा था। यह 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इनमें से केवल एक ही नई तकनीक पर ध्यान देता था। इस भाग का नेतृत्व टॉम पार्किंस कर रहे थे, जो एक इंजीनियर थे। वे 1963 में कंपनी का शोध विभाग चलाने के लिए बिल और ड्रेव ब्रैकेट के नीचे आग्रह पर कंपनी का हिस्सा बने थे। 2005 में 73 वर्षीय पार्किस भले ही आशावाद के बीते हुए युग के टाइम्स ट्रैवलर विजिटर रहे हों, उनका मानना था कि बोर्ड का सबसे बढ़िया नई तकनीकों को पहचानना ताकि एचपी उन पर काम कर सके। परंतु पार्किस के दल को कंपनी की चेयरवुमन पैट्रिसिया डन के नेतृत्व में चलाने वाले दल से हारना पड़ा। डन एक बैंकर थी और उनका कहना था कि भावी तकनीक के लिए योजना बनाना बोर्ड की क्षमता के बाहर था। उनका मानना था कि बोर्ड को केवल रात के पहरेदार की भूमिका तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या अकाउंटिंग विभाग में सब सही तरह से चल रहा था? क्या सभी लोग नियमों का पालन कर रहे थे? इस बहस के बीच बोर्ड में से किसी ने ये खबरें प्रेस को देना शुरू कर दिया। जब यह सब पता चला तो इन डन ने गैर कानूनी वायर टैप्स की व्यवस्था की ताकि स्रोत का पता लग सके। यह वार मूल्य मनमुटाव से बदतर था और बोर्ड का अपमान भी हुआ। एचपी में तकनीकी रहस्यों को खोज करना छोड़ दिया और गप्पीबाजी में उलझ गए। नतीजन 2012 के अंत तक एचपी की क्षमता मात्र $23 बिलियन रह गई या उससे अधिक नहीं थी, जितना यह 1990 में थी और मुद्रास्फीति के लिए समायोजन कर रही थी। रहस्यों के मामले। जब तक आप रहस्यों की खोज नहीं करते, तब तक आप उन्हें नहीं पा सकते। एंड्रयू विल्स ने इसका प्रदर्शन किया जब उन्होंने 358 वर्षों के बाद दूसरे गणित के निरर्थक पड़ताल के बाद फॉर्मेट की आखिरी थ्योरीज को सिद्ध कर दिया। इस असफलता को देखकर लगता था कि यह एक असंभव कार्य था। पियरे डी फॉर्मेट ने 1637 में अनुमान लगाया कि कोई पूर्णांक ABC समीकरण द इद पद को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी पूर्णांक n 2 से बड़ा है। उनका दावा था कि उनके सामने इसका प्रमाण था, परंतु उसे लिखे बिना ही उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह उनका यह अनुमान लंबे समय तक गणित की अनसुलझी समस्या बना रहा। वायलेस ने 1986 में उस पर काम करना आरंभ किया, परंतु उन्होंने उसे 1993 तक गुप्त रखा, जब वे जानते थे कि वे उसके हल तक पहुंचने वाले थे। उन्हें सफल होने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता थी, परंतु इसके साथ ही रहस्यों पर विश्वास होना भी जरूरी था। अगर आपको लगता है कि कोई कठिन कार्य असंभव है, तो आप कभी उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे। रहस्य में विश्वास एक प्रभावी सत्य है। वास्तविक सत्य यह है कि अभी बहुत से रहस्यों का पता लगाना बाकी है, परंतु वे अथक खोज के बाद भी प्राप्त होंगे। अभी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और हर प्रकार के तकनीक में बहुत कुछ होना बाकी है। हम वर्तमान पारंपरिक अनुशासनों के प्रतिस्पर्धी छोर पर तय किए गए हैं, सीमांत लक्ष्यों तक ही पहुंच नहीं बना सके, बल्कि इतनी महान महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर चुके हैं, जो कि वैज्ञानिक क्रांति के सबसे निर्भक मस्तिष्क भी प्रत्यक्ष तौर पर उनका ऐलान करने से हिचकिचाते हैं। हम कैंसर, डिमेंशिया और आयु व मेटाबॉलिक क्षय के सभी रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। हम ऊर्जा पैदा करने के लिए उपाय खोज सकते हैं जो संसार को फॉसिल ईंधनों के संघर्ष से मुक्त कर सकते हैं। हम इस ग्रह पर एक से दूसरे स्थान पर तेजी से आने जाने के उपाय खोज सकते हैं। हम यह भी सीख सकते हैं कि इससे पूरी तरह से कैसे बचा जा सकता है और नए मोर्चे खोले जा सकते हैं, परंतु हम इनमें से एक भी रहस्य को तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम उन्हें जानने की मांग नहीं रखते और स्वयं को उस पर देखने के लिए विवश नहीं करते। यही व्यवसाय के लिए भी सच है। महान कंपनियां मुक्त किंतु अकल्पित रहस्यों के अनुसार बन सकती हैं कि संसार कैसे काम करता है। सिलिकॉन वैली के उन स्टार्टअप्स पर विचार करें जिन्होंने उस अतिरिक्त क्षमता को निखारा जो हमारे आसपास तो थी, परंतु सदा उपेक्षित रहीं। एयरबीएनबी से पहले यात्रियों के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें होटलों के कमरों के लिए भारी दाम चुकाने ही पड़ते थे और संपत्तियों के मालिक सरलता और विश्वसनीयता से अपने खाली जगहों को किराए पर नहीं दे सकते थे। एयरबीएन ने उस आपूर्ति और अधूरी मांग को देखा जहां दूसरों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यही लिट और उबर कर सर्विसों के लिए भी उपयुक्त है। बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी कि केवल उन लोगों के बीच संपर्क साध कर $1 बिलियन व्यवसाय बनाया जा सकता था जो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहते थे, जो उन्हें कार में छोड़कर आ सके
हमारे पास राज्य के लाइसेंस वाले टैक्सी, कैब और निजी लिमोजन पहले से थे, परंतु केवल विश्वास करने और रहस्यों की खोज करने से आप एक छिपे हुए अवसर की परंपरा से परे जाकर देख सकें। यही कारण है कि अनेक इंटरनेट कंपनियां, जिसमें फेसबुक भी शामिल है, वे प्रायः क्षमता से कम आंकी गई। उनकी सरलता ही रहस्यों के लिए चर्चा का विषय थी। अगर अंतर्दृष्टि बहुत ही सरल हो तो यह महत्वपूर्ण और अमूल्य व्यवसाय को अपना समर्थन दे सकती है। अब भी ऐसी बहुत सी कंपनियां होंगी जिनका चालू होना बाकी है। रहस्यों की खोज कैसे करें? रहस्य दो प्रकार के होते हैं, प्रकृति के रहस्य और लोगों से जुड़े रहस्य। प्रकृति रहस्य हमारे चारों ओर बसे हैं। उन्हें खोजने के लिए व्यक्ति का भौतिक संसार में कुछ ऐसे पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए जिन पर अभी खोजबीन नहीं हुई है। लोगों से जुड़े रहस्य अलग होते हैं। वे ऐसी चीजें हैं जो लोग अपने बारे में नहीं जानते या उन्हें उन बातों को छिपाते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि दूसरों को उनके बारे में पता चले। तो जब आप यह सोचते हैं कि आप किस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं, तो दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। प्रकृति आपको कौन से रहस्य नहीं बता रही है? ऐसे कौन से रहस्य जो लोग आपको नहीं बता रहे हैं? या मान लेना आसान है कि प्राकृतिक रहस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो लोग उन्हें खोजते हैं वे सुनने में साधाधिकार भयभीत करने वाले लग सकते हैं। यही कारण है कि भौतिकी की पीएचडी करना बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि वे अधिकतर बुनियादी सच जानते हैं। उन्हें लगता है कि वे सारे सच जानते हैं, परंतु क्या इलेक्ट्रोमैट्रिक थ्योरी की समझ के साथ ही आप एक अच्छे मैरिज काउंसलर बन जाते हैं? क्या कोई ग्रेविटी थ्योरिस्ट आपके व्यवसाय के बारे में आपसे अधिक जानता है? पेपल में मैंने एक बार इंजीनियरिंग के पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था जिसने भौतिकी में पीएचडी की हुई थी। वह मेरे पहले ही प्रश्न के बीच में बोला, बस करिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, परंतु वह गलत था। मेरे लिए उसे काम पर न रखने का निर्णय मेरे जीवन का सबसे आसान निर्णय में से रहा। लोगों से जुड़े रहस्य अधिक सराहे नहीं जाते। हो सकता है कि आपको उन्हें सामने लाने के लिए दर्जन वर्षों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता हो। ऐसा क्या है जो लोगों को बोलने की अनुमति नहीं है? ऐसा क्या है जो वर्जित है या जिसकी मनाही है? कई बार प्राकृतिक रहस्यों और मानवीय रहस्यों की खोज एक जैसे सत्यों की ओर ले जाती है। एकाधिकार के रहस्य पर फिर से गौर करें। प्रतियोगिता और पूंजीवाद विपरीत है। यदि आप इसे पहले से ही नहीं जानते हैं तो आप सहज और अनुभव सिद्ध तरीके से इसे खोज सकते हैं। कॉर्पोरेट लाभों का मात्रात्मक अध्ययन करें और आप देखेंगे कि उन्हें प्रतियोगिता ने समाप्त कर दिया है, परंतु आप मानवीय पहल अपनाते हुए यह भी पूछ सकते हैं, कंपनियां चलाने वाले लोग क्या कहना की अनुमति नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि एकाधिकारवादी छानबीन से बचने के लिए अपने एकाधिकार स्तर को छिपाकर चलते हैं, जबकि दूसरे प्रतियोगी फर्म रणनीति के तहत अपने अनूठेपन को बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। फर्मों के बीच का अंतर केवल सतह पर ही एक छोटा दिखता है, वास्तव में वे बहुत बड़े हैं। रहस्यों की खोज के लिए सबसे बेहतर जगह वही है जहां कोई और नहीं देख रहा। अधिकतर लोग केवल उतना ही सोचते हैं जितना उन्हें सिखाया गया है। स्कूल भी केवल पारंपरिक विवेक सपनों को ही लक्ष्य रखते हैं। तो आप पूछ सकते हैं, क्या कोई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो मायने तो रखते हैं परंतु अभी मानकीकृत और संस्थागत नहीं है? उदाहरण के लिए भौतिकी सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और इसके तयशुदा तरीके हैं। भौतिकी का विपरीत ज्योतिष शास्त्र हो सकता है, परंतु ज्योतिष कोई महत्व नहीं रखता। पोषण जैसे विषय के लिए क्या कहेंगे? पोषण सबके लिए मायने रखता है, परंतु आप इसे हार्वर्ड में प्रमुख विषय के रूप में नहीं पा सकते। अधिकतर टॉप वैज्ञानिक दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। अधिकतर बड़े अध्ययन 30 से 40 वर्ष पूर्व हुए थे और उनमें से अधिकतर गंभीर रूप से दोषयुक्त है। जो फूड पिरामिड हमें बताता है कि हमें वसा की मात्रा कम और अनाज की भरपूर मात्रा खानी चाहिए, वह संभवतः वास्तविक विज्ञान के बजाय बिग फूड के प्रचार की उपज है। हमारी मोटापे की महाबीमारी को बढ़ाने में इसका साफ असर देखा जा सकता है। अभी सीखने को बहुत कुछ बाकी है। हम मनुष्य के पोषण के बारे में इतना नहीं जानते जितना हमें सुदूर दिखने वाले तारों के बारे में जानकारी है। यह आसान नहीं होगा, परंतु यह असंभव भी नहीं है। ठीक वैसा ही क्षेत्र जो रहस्यों तक जा सकता है। रहस्यों का क्या करें? जब आपको कोई रहस्य मिलता है तो आपके पास एक चुनाव होता है। क्या आप किसी से कहते हैं या फिर आप इसे अपने तक रखते हैं? यह रहस्य पर निर्भर करता है। कुछ रहस्य दूसरों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं, जैसे कि फास्ट वैगनर से कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या सीखा गया था
वे जो पूरे दिल के सबके सामने आते, वे मूर्ख हैं और नीचे खड़े भीड़ को अपनी भावनाएं प्रकट कर देते हैं। मनुष्य जाति को हमेशा ही सूली पर लटकाया और जलाया जाता रहा है। जब तक आपके पास कोई संपूर्ण रूप से पारंपरिक विश्वास ना हो तो यह एक अच्छा उपाय नहीं होगा कि हर किसी को हर चीज़ बता दें जो आप जानते हैं। तो आपको किसे बताना चाहिए, जिसे आपको बताना चाहिए और किसी दूसरे को नहीं। व्यवहार में किसी को ना बताने और सबको बता देने के बीच एक सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु होता है और वह एक कंपनी है। श्रेष्ठ उद्यमी इसे जानते हैं। हर बड़ा व्यवसाय एक ऐसे रहस्य के आसपास बनाया जाता है जो बाहरी तौर पर छिपा हुआ है। एक बड़ी और महान कंपनी संसार को बदलने की साजिश है। जब आप अपना रहस्य बांटते हैं तो उसे पाने वाला व्यक्ति भी आपकी साजिश में हिस्सेदार हो जाता है। जैसा कि टोल्किन ने द लॉर्ड ऑफ रिंग्स में लिखा था, सड़क हमेशा चलती रहती है उस एक दरवाजे से जहां से यह शुरू हुई थी। जीवन एक लंबी यात्रा है। पिछले यात्रियों के पैरों के निशान भले ही नहीं दिखते, परंतु आगे कहानी में एक और अंश आता है। हो सकता है कि कहीं आगे नया मार्ग या कोई गुप्त दरवाजा कर रहा हो इंतजार, और भले ही आज हम उनके आगे से निकल जाएं, कल हो सकता है कि फिर वही आए और उन छिपे हुए रास्तों पर चले जो चंद्रमा और सूर्य की ओर जाते हैं। सड़क को अनंत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको छिपे हुए रास्तों पर भी चलना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।